दो तरह के लैंग्वेजेस हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता था ना, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में जस्ट जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है वो असम्बलर होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर दो आते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल के ही ट्रांसलेटर्स हैं। ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, ठीक है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, नो एग्जीक्यूटेबल फाइल, debugging errors is easy, slow process, upon each translation it needs to translate the previous lines as well, ठीक है, that is why it's a slow process. But debugging errors is easy. Debugging error means error diagnostics is easy, ठीक है. Program will not let you go to the next step unless you remove the error from the previous lines, ठीक है. While when we talk about compiler, you know that the whole program is translated at once. At the end, error report is generated, exe file is generated. Exe file means object code की file, ठीक है. No exe file is produced, which can be shared to the general public without the source code given to anyone. Security of the source code, quick process, burden on the processor पे burden डालती है सिस्टम, सॉफ्टवेयर समटाइम crashes because एक ही वक्त में पूरा burden इकट्ठा एक ही दफा में प्रोसेसर पे डाल रहा होता है. बट अभी थोड़ा सा एडवांस हुए हैं तो अभी शायद अभी उस तरह से नहीं होता क्रैशिंग. बट कंपाइलर के अंदर एक टेंशन होती है कि बिग प्रोग्राम्स क्रैश करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें, ठीक है. एक वक्त में पूरी ट्रांसलेशन एक ही वक्त में चल रही होती है. इसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रीवियस एरर्स रिमूव हो रहे होते हैं साथ साथ उसमें से. पुराने सारे एरर्स रिमूव हुए होते हैं ना उसमें से, ठीक है. पुराने एरर्स रिमूव, इसमें एरर्स आते हैं तो वो ऊपर से लेके एरर्स आ भी रहे ना, एरर रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है 1 2 3 4 5 6 एंड लाइन तक. इसमें क्या होता है, ऊपर वाले एरर्स रिमूव हुए होते हैं अनलेस और अनटिल आखिरी लाइन का कोई एरर पहली लाइन के साथ एसोसिएट कर रहा हो तो वो सिर्फ टेली कर लिया जाएगा. मतलब है कि एरर रिमूव करेंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, लास्ट से रिमूव करेंगे स्टार्टिंग भी रिमूव हो जाएगा. इंटरप्रेटर का जो उनसा प्रोसेस डायग्रामेटिकली ये कहा जाए तो इसमें क्या होता है, सोर्स कोड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करता है, एरर मैसेजेस प्रोड्यूस होते हैं, एरर करेक्शन होती है, सोर्स कोड की तरफ जाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है. आफ्टर दैट क्या होता है, यहां पे आपको सिर्फ क्या चीज नजर आती है, प्रोग्राम आउटपुट नजर आती है, ठीक है. क्या नजर आती है, प्रोग्राम आउटपुट नजर आती है, ठीक है. ये बात समझ आ गई सारों को. तो इंटरप्रेटर के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड नहीं प्रोड्यूस होता. इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी प्रेजेंट while interpreting a high level language. Interpreter software यहां पे लिख देता हूं, must be present at all times. इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, ये यहां से यूं कह रही हो, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स, ठीक है. ये एक अलग बात है, ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. ये जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे ये उनके लिए बात कर रहा हूँ. आप लोग तो क्लास कैसे हैं, आप लोगों को तो आइडिया है इस बात का. एरर डायग्नोस्टिक्स का ऐसा ब्लैक पेन का ब्लू का आपस में चल रहा है, ठीक है. तो ये एक डायग्राम मैंने प्रोड्यूस किया, ये इस तरह से कहानी चल रही होती है.
असल में ना इंटरप्रेटर को बस बोल के मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। असल जो कहानी है ना A2 की, वो है कंपाइलर्स के ऊपर है। जो मेन बात है ना वो किस पर है? कंपाइलर्स पे। कंपाइलर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है जी। कंपाइलेशन प्रोसेस जो सा है हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कंपाइलर के एतबार से कहा जाए तो कंपाइलर का, अगर एक सेकेंड, हमने असेंबलर भी कर रही थे और कहानी उसकी ख़त्म की थी, और हम लोगों ने, ठीक है। चलें जी, अब कहानी स्टार्ट करते हैं किसकी? कंपाइलर्स की, ठीक है। कंपाइलर्स क्या होते हैं? इट्स अ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ये तो सबको पता है ये, ठीक है। बट इसकी खास बात क्या है? सोर्स कोड की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ये ट्रांसलेट करता है, एरर्स निकालता है, एरर रिपोर्ट जो सी है वो प्रोड्यूस करता है, एक्जी फाइल बनाता है ओनली व्हेन देयर आर नो एरर्स फाउंड एट एनी स्टेज, ठीक है। इफ एरर्स आर फाउंड देन दे आर करेक्टेड, ठीक है। अगर एरर्स निकल आए तो उनको क्या किया जाता है? उनको करेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। ये बात तो कंपाइलर के जो की पॉइंट्स हैं, अच्छा, कंपाइलर जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं ना तो सोर्स कोड और कंपाइलर लैंग्वेज दोनों मैच करना ज़रूरी होता है। हर कंपाइलर किसी भी प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड को नहीं वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल या ऑब्जेक्ट कोड फाइल इज प्रोड्यूस्ड पोस्ट ट्रांसलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन मीन्स post translation if no errors are found in the किस में? if no errors are found in the source code, ठीक है। if no errors are found in the source code, once exe file is produced it can run without compiler. Once exe file is produced, it can run without compiler सॉफ्टवेयर। उस कंपाइलर के बगैर चल सकता है। exe फाइल मैंने लिख दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एन इंटरमीडिएट कोड। It also produces an intermediate code which is combined and merged with existing library codes of compiler before producing the final executable code. It also produces compilers also produces intermediate code. कंपाइलेशन का ना मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। ये उन प्रोसेसेस में से गुजरते हुए कुछ दरमियानी इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जिसमें कंपाइलर की सर्टेन लाइब्रेरीज आके उसमें कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट करके मर्ज करके लिंक करके एक न्यू फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड बनाती है। तो फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड बाद में बनता है, इंटरमीडिएट कोड्स पहले बन रहे होते हैं। कंपाइलर्स आल्सो प्रोड्यूसेस इंटरमीडिएट कोड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग द, समझ आ रही है कि नहीं? कंपाइलेशन process, during the compilation process, which are merged with existing library codes of the compiler, which are merged, combined with existing library code of the compiler to produce the final exe file. Compiler to produce the final executable file. Produce the final executable file. ठीक है।
अच्छा, इसको मिटा दूं यहां से। इसकी ना जरा हम ट्रांसलेशन की एक डायग्राम सी बनाते हैं। सबसे पहले आता है इसका सोर्स कोड। जिसमें टेक्स्ट एडिटर होता है, जिसमें आप अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। प्रोग्राम डॉट txt जनरेट होता है। कंपाइलर आता है। कंपाइलर अगर एरर मैसेजेस प्रोड्यूस करे एरर रिपोर्ट फिर किधर जाती है? सोर्स कोड पे जाती है। ठीक है, अगर एरर मैसेजेस ना प्रोड्यूस करे इंटरमीडियरी फाइल बनती है, इंटरमीडियरी कोड बनता है। ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, उसका नाम क्या है? लिंकर। लिंकर क्या करता है? लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं हमारे? एरर फ्री प्री रिटन कोड्स होते हैं। ये सारे प्री टेस्टेड होते हैं, रोबस्ट होते हैं, शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, बेस्ट लॉजिक्स इस्तेमाल होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड लॉजिक्स होती हैं, डिफिकल्ट भी होती हैं समटाइम, उसको प्रोग्रामर ने ओवर टाइम खुद डेवलप किया होता है ताकि जिस किसी को भी चाहिए वो उसको खुद इस्तेमाल करे। जैसे मिसाल के तौर पे न्यू फाइल फॉर्मेट्स बीच में इंपोर्ट करने, टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करनी है, तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आपको टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देता। उसमें एक सर्टेन कोड्स लिखने पड़ते हैं। वो कोड प्रोग्रामर ने पहले से लिख के ना उस कोड का नाम रखा हुआ है। जैसे फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के नाम रखते हैं ना, इस तरह से उसके नाम रखे होते हैं। हम उसको बुला लेते हैं साथ अपने कि यार आज जो आपकी ज़रूरत है, तो वो कोड हमें नहीं लिखना पड़ता। जैसे टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करना, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिवाइड बाई जीरो कर लें, आपका प्रोग्राम क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्रैश होने से बचाने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की लाइब्रेरीज होती हैं, वो भी प्रोग्रामर ने पहले से लिखी हुई हैं कि अगर डिवाइड बाई जीरो आ जाए ना क्रैश होने देना। ठीक है, किसी ऐसी फाइल को बुलाना जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रोग्राम क्रैश होगा। ठीक है, समझ आ रही बात है कि नहीं? मेमोरी में किसी ऐसी जगह को एड्रेस करना जो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, किसी और का डेटा खराब करेगा। तो इस तरह, या मैथ्स की बात अगर हम करते हैं तो मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक ALU का काम है। लेकिन साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, कोसिकेंट थीटा, टैन थीटा, एंटी लॉग, आइलर्स फंक्शन, ई वाला जो सा नहीं होता, ई पावर समथिंग विच इज अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग, विच इसकी कुछ वैल्यू इसकी। ठीक है, लॉगरिथम्स हो गए। क्या ख्याल है, ये कौन सी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है ना, ग्राफ्स हो गए। तो इस तरह के जितने भी काम हैं ALU उनको नॉर्मली नहीं परफॉर्म कर सकता, तो इसके लिए सर्टेन कोड लिखे गए हैं। साइन थीटा, साइन हाइपरबोलिक भी है, फिर साइन H जो कैलकुलेटर में नजर आता है आप लोगों को, है कि नहीं? साइन H हो गया, या साइन इनवर्स हो गया, कोसिकेंट, टैन, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं जिससे इन्फानाइट या मुख्तलिफ आंसर्स आते हैं, तो इसके लिए न्यू अरीबा लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करानी पड़ती हैं। तो उन लाइब्रेरीज के नाम रखे हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप उसका कोड फिर से लिखें, अच्छा नहीं है, पहले से प्रोग्रामर ने लिखी, आप सिर्फ उसको इस्तेमाल करें, न्यू लॉजिक डेवलप करें। ठीक है, लिंकर के साथ आके मिलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ तब जब एरर नहीं है, एरर के बगैर ये हो गया। फिर जो सा ना फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड या आपका एक्जी फाइल आपकी या ऑब्जेक्ट कोड बनता है, आपका प्रोग्राम डॉट एक्जी आपकी बन जाती है। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड या फाइल है। ठीक है, ये जो सी है, ये है आपकी इंटरमीडिएट फाइल होती है ये। ठीक है, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर दरमियान में इस्तेमाल हो रही होती है। समझ आई बात की कि नहीं आई? अच्छा, और ये कौन सा कोड होता है? ये मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। लिंकर क्या चीज है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। लिंकर आपका जो सा है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है।
ठीक होगी मेरी बात कि नहीं? किसको समझ नहीं आई ये बात? ये बेसिक व्यू दिखाया आपको मैंने, डिटेल्ड व्यू अभी भी नहीं दिखाया, ठीक है? डिटेल्ड व्यू अभी दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा डेंजरस है बट दिखाना तो जरूरी है। अच्छा चलें, डिटेल व्यू से पहले ज़रा लेट मी ओपन द स्पेसिफिकेशन A2 की ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स। क्या आपको समझ आ गया हाउ एन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ ट्रांसलेटेड वर्जन? समझ आ गया? क्योंकि इंटरप्रेटर्स जो से हैं दे जस्ट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, दे डू नॉट प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज व्हाई दे जस्ट प्रोड्यूस प्रोग्राम आउटपुट्स। They need to be present at every time whenever a program is being translated. This is the category of interpreter. That is why they do not produce what? Translated version. Translated version नहीं बनाते वो। Translated version कौन से वाला होता है? Translated. Are you getting the word ED? Translated. Something is translated, its new version will be created. Interpreter does not produce new version of the program code. It has the program code originally with it. Interpreter does not produce the, लिख लें इंटरप्रेटर वाली बात के साथ, इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेटेड वर्जन। ट्रांसलेटेड मतलब ब्रैकेट में लिखें एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड वर्जन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख लें, इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम कोड। इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेटेड वर्जन। ट्रांसलेटेड ईडी वाला लफ्ज बड़ा जरूरी है इसके अंदर, बात समझ रहे मेरी कि नहीं? वजह उसकी ये है कि जिस तरह नहीं हम कहते थे कि जी एग्जीक्यूटिंग एंड एग्जीक्यूटेड, समझ आ रही है कि नहीं? ये जो हम लोगों ने पहले किया था कि जब तक पुराना काम एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो नया आ जाता है। एग्जीक्यूटेड फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रीवियस टास्क इज एग्जीक्यूटेड एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेकेंड टास्क स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। तो ये अल्फाज बीच में जरूरी है ना आपके कॉन्सेप्ट्स को एलैबोरेट करने के लिए, तो इसलिए हमने ये बात लिखी। कहा क्या लिखा? इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस the translated version of the program code, ठीक है? does not produces the translated version of the program code. translated version किसको बोलते हैं? मशीन कोड। लिखें उसको अंडरलाइन करके, translated version अंडरलाइन करके लिखें, it is मशीन कोड, या इसको लिखें एग्जीक्यूटेड कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड या ऑब्जेक्ट कोड। ये प्रोड्यूस नहीं करता आपका कंपाइलर तो करता है, वो तो न्यू फाइल बना देता है। प्रोग्राम कोड आपके पास ही होगा, न्यू फाइल बन जाएगी। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो ये कौन सी फाइल है? एग्जीक्यूटेबल कोड है ये। अब जो एग्जीक्यूटेबल कोड है इसका मतलब क्या है? जो एग्जीक्यूट हो सकता है। कितना एलैबोरेटिव नाम है ये, एग्जीक्यूटेबल कोड। वो एबल है, किसी काम करने के, एग्जीक्यूट होने के काबिल है। एग्जीक्यूट एबल, रन एबल। जैसा हमने रेडी स्टेट प्रोसेस को था रनेबल प्रोसेस, रनिंग नहीं, रनेबल। तो रन जो हो सकता है उसको हमने कहा कि वो रेडी स्टेट है, यानी दोनों अल्फाज ठीक थे उसके लिए। तो ये नाम भी बड़ा अच्छा है कि एग्जीक्यूटेबल कोड, जो एबल है, जो कर सकता है। सही है? तो जब हम कंपाइलर्स की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस इन द कंपाइलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, तो न्यू हेडिंग हम लिखते हैं स्टेजेस ऑफ कंपाइलर प्रोसेस। स्टेजेस ऑफ compilation process. Stages of compilation process। ये पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ सवाल आता है। मतलब इसके 4 स्टेजेस में से हर स्टेज एक न्यू क्वेश्चन कैरी कर सकता है कि कैसे होता है ये, ठीक है? तो अक्सर स्टेजेस के नाम भी पूछता है। पहला स्टेज होता है इसका लेक्सिकल एनालिसिस। पहला स्टेज होता है इसका लेक्सिकल एनालिसिस। दूसरा स्टेज होता है इसका सिंटैक्स एनालिसिस। तीसरा स्टेज होता है इसका सिमेंटिक्स एनालिसिस। चौथा स्टेज होता है इसका कोड जनरेशन।
पांचवा स्टेज होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो हम इसको अवैस इसी में रखते हैं, कोड सिमेंटिक्स एनालिसिस। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग, उसकी कह लें कि उसकी लॉजिकल मीनिंग क्या है उस प्रोग्राम का, ठीक है। कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये 5 स्टेजेस हैं उसकी। दीज आर द 5 स्टेजेस। इनके ऊपर जरा हम आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हर एक जो ऑथर है इसको मुख्तलिफ तरीके से, सिल्विया मुख्तलिफ तरीके से करता है इसको, डेविड वॉटसन और विलियम हेलन इसको मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। न्यू जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं या जो एग्जामिनर टीचर रिसोर्स होता है उसमें मुख्तलिफ तरीके से बताई जाती है, ठीक है। और पास पेपर्स में इसको किसी और तरीके से दिखाई जाती है। तो हम जो काम करेंगे हम स्टैंडर्ड काम करेंगे। जो पास पेपर्स की बात है और जो लिटरल बात है वो इसमें 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, और इसको चौथी माना भी जा सकता है और 5वीं भी आप इसको कह सकते हैं बेस्ड अपॉन, सुनना, बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। सवाल के मुताबिक इसको चेंज किया। असल में कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन होती क्या, जरा आसान है, सुन लेना। मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल आप सॉल्व करते हैं, करते 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 आप ऑब्वियसली उसको सेव भी करते हैं। आपने कहा LDD 45 मतलब आपने 45 लोकेशन भी जाके एक कंटेंट लोड करके एक्यूमुलेटर में ले आए। आपने किया ऐड 20 #20 इमीडिएट, मतलब इमीडिएटली आपने 20 को एक्यूमुलेटर में ऐड करके स्टोर 45 कर दिया, स्टोर 40 कर दिया, एंड या स्टोर 50 कर दिया, किसी और लोकेशन पे आपने स्टोर कर दिया। अब अगले स्टेप में वही 50 लोकेशन क्या आपको फिर से चाहिए, आपको फिर से 50 चाहिए ना, वो आपने 50th डेटा आपको चाहिए तो आपने जाके मेमोरी में रखा, फिर दोबारा आप लोड 50 करेंगे, लोड 50 करेंगे एक्यूमुलेटर में, और आगे उसके ऊपर दोबारा सब्ट्रैक्ट या प्लस या मल्टीप्लाई कुछ भी करना हुआ आपने। अब इसमें 2 स्टेप्स अननेसेसरी थे। अगर कोई एक ऐसी वैल्यू जो अभी दोबारा चाहिए आपको, तो उसको मेमोरी में ना रखो, एक्यूमुलेटर में पड़ा रहने दो। तो जो आप स्टोर करा रहे थे 50 में और फिर लोड कराया 50 से, 2 स्टेप्स माइनस कर लें बीच में से। ऑप्टिमाइज मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशन में कम हो जाएंगे, फाइल छोटी हो जाएगी। एक जनरल सी बात बताइए कि, और अननेसेसरी रीड राइट हेड भी मतलब मेमोरी, मेन मेमोरी रीड राइट खत्म हो जाएगा। राइट किया पहले और उसी डेटा को दोबारा ढूंढा आपने, जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी स्टेप था ये। मतलब ट्रांसलेशन में जरूरी था, कोड जनरेशन के लिए जरूरत है, क्योंकि कोड जनरेशन तो लिटरल कॉन्सेप्ट है ना, वो लिटरली ट्रांसलेट करता है उसको, फिर उसमें देखता है अननेसेसरी आना जाना खत्म कर दिया जाए, एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसी को अगले उसमें इस्तेमाल कर लिया जाए। तो स्टोर एंड लोड दोनों माइनस हो गए, अगला सब्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई था, जो भी था वो आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये ऑप्टिमाइजेशन में आता है, रिड्यूसिंग अननेसेसरी या रिपीटेडली मेन मेमोरी के जो राइट और रीड कमांड जो उसको रिमूव किया जाए, जिससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में फर्क ना आए। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसलिए भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि इंजीनियरिंग करना, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स बीच में से क्या किए होते हैं, खाए हुए होते हैं, बीच में से ऑप्टिमाइज किए होते हैं, माइनस किए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेजेस किस तरह के होते हैं? सबसे पहले सोर्स कोड, सबसे पहले क्या आता है, सोर्स कोड। जगह कम होगी इसलिए थोड़ा मैं मिक्स करके लिखता जाऊंगा। सोर्स कोड, सोर्स कोड के बाद लेक्सिकल एनालिसिस, वी विल डिस्कस कि ये हैं क्या चीजें। सोर्स कोड, लेक्सिकल एनालिसिस, सोर्स कोड के बाद लेक्सिकल एनालिसिस, फिर लेक्सिकल एनालिसिस के बाद टोकन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब टोकन्स भी बताऊंगा क्या चीज है। टोकन्स प्रोड्यूस होते हैं, टोकन्स के बाद एक सिंबल टेबल प्रोड्यूस होता है, सिंबल टेबल प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस होती है,
सिंटैक्स एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद तमाम कामों की पार्स ट्री बनती है, बताऊंगा ये क्या चीज है। फिर सिमेंटिक्स एनालिसिस वाली स्टेज आती है, एक एक स्टेज हमने डिटेल से डिस्कस करनी है, ठीक है। सिमेंटिक की स्टेज आती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, कोड ऑप्टिमाइज होता है, कोड ऑप्टिमाइज होता है। वो इंटरमीडिएट नजर आया कि नहीं? ये जो सारी कहानी डल रही है कहां से कहां पे डल रही है? इस दौरान डल रही है। समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? इंटरमीडिएट फाइल आ गई, कोड ऑप्टिमाइज हो गया, लिंकर आया, एक्जी फाइल बना दी। समझ आई मेरी बात कि नहीं? लिंकर आया, उसके बाद क्या बना दिया? एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। ये सिर्फ कौन से वाला एंड है? ये फ्रंट एंड एनालिसिस है। कहां तक बताता हूं, फ्रंट एंड एनालिसिस यहां तक है बस। फ्रंट एंड एनालिसिस मतलब ये जो इनिशियल ट्रांसलेशन होती है, कंपाइलर जो फ्रंट एंड से कर, जो बैक एंड पे है ना, वो एक्जी की फाइल वाली बात है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कर्नल एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ मॉड्यूल्स शामिल होते हैं, ठीक है। ये आ गया फ्रंट एंड। वी हैव नो रेड पेन, सो आई विल स्टार्ट डूइंग इट विद द ब्लू इन नेक्स्ट स्टेजेस। यहां पे क्या चीज बन गई? कोड। ये यहां तक जो सा है वो फ्रंट एंड एनालिसिस हो गया किसका? ऑफ कंपाइलर। यहां तक ये फ्रंट एंड एनालिसिस हो गया। डन होगी मेरी बात? इसके बाद क्या होगा? कोड ऑप्टिमाइज होगा। कोड ऑप्टिमाइज कौन करता है? मेन मेमोरी का अननेसेसरी रीड राइट्स आपके कंपाइलर ही कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है। कोड ऑप्टिमाइज, कोड ऑप्टिमाइज एंड देन फाइनली एक्जी फाइल। फाइनली एक्जी फाइल उसकी बन जाती है, ठीक है। लिंकर मिंकर इंटरमीडिएट के बाद आते हैं सारे, ठीक है। ठीक है जी, लिंकर इसके बाद आते हैं। क्लियर हुआ सारों को? सबसे पहली हेडिंग लिखे लेक्सिकल एनालिसिस की। सबसे आसान है ये। क्या होगा पहला स्टेप? किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सबसे पहला काम क्या होता है? कोई बता सकता है? आसान है बहुत ज्यादा। यस, रिमूव कमेंट्स, रिमूव व्हाइट स्पेसेस, रिमूव्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? इसको लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं। इसको कौन सा एनालिसिस बोलते हैं? लेक्सिकल। तो पहली हेडिंग लिखे लेक्सिकल एनालिसिस। आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा व्हाइट स्पेसेस होती हैं, मेमोरी लेती है ना वो। रिमूव, कमेंट्स भी लिखे होते हैं, रिमूव, ठीक है। बेसिक एरर्स उनको भी रिमूव किए। बेसिक एरर्स लाइक द एरर इन मेकिंग यूज ऑफ आइडेंटिफायर्स। You cannot keep a name of an identifier such as for, while. These are the keywords which cannot be kept as identifiers. इसीलिए इनको रिप्लेस की तो एरर है ना, रिमूव नहीं करेगा वो, आपको कंपाइल नहीं करेगा। मतलब एक्जी फाइल ये इनिशियल एरर्स हैं। हर एक फाइनल एग्जीक्यूशन तक के कुछ स्टेजेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, तवज्जो रखें, कुछ स्टेप्स हैं उसके।
तो पहला स्टेप क्या है, बारी बारी हर एक स्टेज का नाम दिया गया, ये पहली स्टेज ये काम करे, दूसरी ये काम, तीसरी ये काम करे। पहली स्टेज क्या है, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस, रिमूव ऑल कमेंट्स, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस, रिमूव ऑल कमेंट्स, रिमूव ऑल वाइट स्पेसेस। जैसे नहीं आप लोग कहते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम लिखा है जी, डिक्लेयर a, x, y एज इंटीजर, ठीक है, a, x, y एज इंटीजर। आपने क्या किया, फिर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जुबान इस्तेमाल करते हुए इनपुट x, y किया, a इज इक्वल्स टू x प्लस y किया, ठीक है। फिर आपने लिखा आउटपुट a किया, आपने लिखा a होल्ड्स सम, ठीक है। अननेसेसरी चीजें कहां पर थी, यहां पे 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 थी, ये अननेसेसरी है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, अली, ये कमेंट्स होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या चीजें होती हैं, ये वाइट स्पेसेस, रिमूव नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। किसी वेरिएबल का नाम आपने ये रख दिया हो, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। किसी वेरिएबल का नाम ये रख दिया हो, किसी वेरिएबल का नाम ये रख दिया हो, किसी वेरिएबल का नाम इस तरह से रख दिया हो, किसी वेरिएबल का नाम ये रख दिया हो, किसी का फॉर रख दिया हो, इफ रख दिया हो, देन रख दिया हो, एंड रख दिया हो, एंड इफ रख दिया हो, एंड रख दिया हो, और रख दिया हो, नॉट रख दिया हो। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? वाइल रख दिया हो, रिपीट रख दिया हो, केस रख दिया हो, स्विच रख दिया हो। These words for identifiers are not allowed, ठीक है। Replaces all keywords with their respective tokens. तीसरा चौथा कमेंट है, पहले remove all comments and remove all white spaces, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात लिखें, checks for errors in the use of identifier, checks for errors, checks for errors in the use of identifier। थोड़ी सी स्पीड मारे, checks for error in the use of identifiers, the use of identifiers। एक और बात लिखें, जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको रिप्लेस कर दी जाता है बाय देयर टोकन्स। ऑल कीवर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर टोकन्स। All keywords are replaced by their tokens. All keywords are replaced by their tokens, which are kept in a एक सेकेंड, ब्रैकेट में लिखें, these tokens are kept in a lookup table known as keyword table. These tokens are kept in a lookup table known as keyword table. These tokens are kept in a lookup table known as keyword table. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स पहले से क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। सबको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर मैं विजुअल बेसिक कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कीवर्ड्स हमेशा नीले रंग से लिखे जाएंगे। किसी भी क्यों? क्योंकि वो अब आप वेरिएबल के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। जिस तरह डायमेंशन डिम इस्तेमाल करते थे क्या विजुअल बेसिक के, पाइथन में आई डोंट नो क्या यूज होगा, हम करेंगे तो देख लेंगे। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं पहले से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपर होता है ना, जो कंपाइलर या जो हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाता है या आईडीई बनाता है, उसको पता होता है कि मेरे ये वाले कीवर्ड्स हैं, तो उसने एक टेबल मेंटेन किया होता है और उस टेबल में तमाम कीवर्ड्स लिखे होते हैं और उनके अगेंस्ट टोकन्स जनरेट किए होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? शॉर्ट कोड्स होते हैं। जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो जितना आपने ये जो डिक्लेयर और एज और इनपुट एंड आउटपुट एंड फलाना फलाना लिखा होता है, इनकी जगह न्यू चीजें आ जाती हैं, कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब वो कीवर्ड्स नहीं, कीवर्ड्स तो यही होते हैं, इनकी जगह टोकन्स आ जाते हैं। अब टोकन्स किसी भी सूरत में हो सकते हैं। एक ऐसी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट हो सकती है जो हमारे साथ लेन देन नहीं है, वो कोई लेट से कोई इस तरह के साइन हो सकते हैं कि जी जब भी डिक्लेयर नजर आएगा तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ये चीज साइन जो सा है ना ये रिप्लेस कर देना है। समझ आई बात? इनपुट नजर आया तो उसकी जगह पे ये दो साइन रिप्लेस कर देंगे, पहला वाला खाली, दूसरा वाला फिल्ड। आउटपुट नजर आया तो उसके लिए हम लोग ये शो कर देंगे। क्लियर हुई? दूसरा कुछ नजर आया तो उसके लिए ये वाला साइन लगा देंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर के वो किस तरह के टोकन्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें। अब दूसरा, तमाम आइडेंटिफायर्स को भी रिमूव किया जाता है। जो आइडेंटिफायर्स आपने दिए हुए हैं उनके मेमोरी एड्रेसेस लिखे जाते हैं। फिर
मेमोरी में किसी भी जगह पे, उसको बोलते हैं ऑल आइडेंटिफायर्स आर केप्ट इन आइडेंटिफायर टेबल वेयर देयर डेटा टाइप्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मेमोरी एड्रेसेस आर स्टोर्ड। क्योंकि जब आप प्रोग्राम ट्रांसलेट करेंगे तो ए एक्स वाई तो आपके लिए आसानी है ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम, रिजल्ट, आंसर, नम, टेम्प, ये सारे किसके अल्फाज है? आई, काउंट, ये किसके अल्फाज है? आपके। मेमोरी में तो ये एड्रेसेस के तौर पे रखे जा रहे होते हैं। तो लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा, इन तमाम वेरिएबल्स का एक टेबल मेंटेन किया जाएगा, उसको बोलेंगे कौन सा टेबल? आइडेंटिफायर टेबल, क्योंकि उसमें आइडेंटिफायर्स पढ़े हैं तो आइडेंटिफायर टेबल। कीवर्ड जिसमें होंगे उसको कीवर्ड टेबल बोलेंगे। कीवर्ड टेबल के अगेंस्ट क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। आइडेंटिफायर टेबल्स के अगेंस्ट क्या होंगे? डेटा टाइप और उनकी एड्रेसेस होंगे। आसान है कि मुश्किल है? आसान है, मतलब इट मेक्स सेंस कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में सम का कुछ किसी को नहीं पता सम कौन है। सम तो निकनेम था। जैसे लोगों ने अपनी गाड़ियों का नंबर रखा होता है गुजर 1, तो इट्स नॉट अ नंबर, चौधरी 1, गुजर 1, फलाना 1, टिंगड़ा 1 होता है ना, अक्सर वक्त लोगों ने रखा होता है। तो ये असल नंबर तो नहीं, असल नंबर तो उसके रजिस्ट्रेशन है, वो तो कोई और नंबर होगा। तो जब कभी कोई लीगल मैटर्स होते हैं तो कोई ये नहीं कहता मेरे पास फलानी, वो अपना असल नंबर ट्रांसफर करवाता है। क्लियर है ये बात की नहीं? तो लिखिए जल्दी से, replaces all identifiers by a pointer value which links, हाँ वो टोकन जो है ना उनके कीवर्ड टेबल में रखे जाते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें, अगला पॉइंट लिखें, replaces all identifiers by a pointer value that points, pointer value that links to an entry in the symbol table, that links to an entry in the symbol/identifier table, symbol/identifier table। हो गया? ब्रैकेट में लिखें, it is a table that has all the data types, it is a table that has all the data types comma names of the identifiers, name of the identifiers and their respective memory addresses are stored. Memory addresses are stored and their respective memory addresses are stored.